16 जो है वो नागरिकों के लिए है या गैर नागरिकों के लिए है या दोनों के लिए? कई बार मैं बोल चुका हूँ 15, 16, 19, 20। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी सरकार जो है वो हमारे यहाँ नौकरी अपने भारत के लोगों को देगी, उनके लिए रिजर्व करने की कोशिश करेगी, उनके लिए आसान बनाएगी, या फिर बाहर से कोई भी आकर भारत के अंदर नौकरी क्लेम कर सकता है? अनुच्छेद 16 के सीधा कहने का मतलब ये है, ध्यान से करो, उसके अंदर ये लिखा है कि नागरिक के अनुसार कोई भी राज्य या सरकार चाहे तो नागरिक के लिए कुछ विशेष उपबंध बना सकती है। अब मुझे ये बताओ सर, हाँ नेपालियों को मिलिट्री में नौकरी मिलती है, ऐसा क्यों है? इनको इंडियन आर्मी है यहाँ पर, हाँ, उसके पीछे ये जिम्मेदार है अनुच्छेद 5 से वो आकर के आप छोड़ो, उसको छोड़ दो, पाकिस्तानी को ले आओ यहाँ रखो 3.5 साल, उसको नौकरी नहीं, भारत की नागरिकता ले होती गोरखा सुनिए आपने, गोरखा रेजिमेंट तो नेपाली सबसे ज़्यादा होते हैं नेपाली नहीं होते तो नॉर्थ ईस्ट रेजिमेंट ना, नेपाली कहते हैं नेपाली। चलो आप उसको मुझे बताना सही करो, लेकिन फिलहाल अनुच्छेद 5 से 11 के तहत ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक तो नहीं नहीं और जो आप बता रहे हैं आप चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देते फिर आते हैं, ठीक है? हाँ, तो अनुच्छेद 16 के अंदर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो पहले था डिफरेंशिएशन, जिसको सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। एक व्यक्ति है जो राजस्थान में रहता है और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है, क्या राजस्थान का राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में विरोध हो जाएगा? हो जाएगा? अभी की बात नहीं कर रहा, पहले नहीं हुआ ऐसे होता तो क्यों है? तो बताइए राजस्थान का जो व्यक्ति रह रहा है, या ऐसे समझो कि राजस्थान सरकार कहती है जो हमारे यहाँ रह रहा है हम तो सिर्फ उसी को नौकरी की प्रायोरिटी देंगे। अब तो कई जगह उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में आपसे डोमिसाइल मांगते हैं, और आरक्षण लेने के लिए जरूरी क्या है? डोमिसाइल। अगर आपके पास में आय जाति के पास नहीं है तो फिर आपको उस राज्य का आरक्षण ये बात नहीं है, क्यों मांगा जाता है? और दूसरा आप विचार करो कि अगर आप राजस्थान में रहने वाले हो तो आप उत्तर प्रदेश में वहाँ का राशन कार्ड यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट, वन नेशन वन राशन। इसका अर्थ क्या है? वन नेशन वन राशन। अब देखो सरकार कैसे खेल रही है संविधान के साथ और मजा है। एक चैप्टर है क्लास 6 के अंदर, उसमें है आजीविका और लाइवलीहुड को मैंने आपको 3 चीजें लिख के बताई कि रोटी, कपड़ा और मकान। सरकार का मानना ये है कि भले ही अनुच्छेद 16 उपबंध देता है कि तुम नागरिकता के हिसाब से किसी व्यक्ति के साथ भिन्नता एवं अंतर कर सकते हो नागरिकता के अनुसार, परंतु रोटी, कपड़ा, मकान की सुविधा तो किसी को भी आप न दो, उसमें असमानता पैदा न करो। इसीलिए सरकार ने 3 चीजों से प्रेरित होकर इसलिए निकाला वन नेशन वन राशन। आप कहीं भी चले जाओ, आपको खाना खाना, आपको राशन होना चाहिए, आप पैसा की सामग्री दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? कहने का मतलब कि अनुच्छेद 16 में जैसे बताया कि कोई भी व्यक्ति के साथ इन आधार पर उसके अंदर अलग से जोड़ा गया है नागरिक को, और एक वर्ड अलग से इंग्लिश में डिसेंट कहते हैं, DSCN, हिंदी वालों देख रहे हैं, तो इन दोनों आधार पर भी आप किसी व्यक्ति से भिन्नता नहीं कर सकते। जबकि आप अनुच्छेद अगर 15 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि धर्म, रिलीजन, रेस के साथ संप्रदाय है, कास्ट, कलर, प्लेस या फिर सेक्स, लेकिन इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। एक तो हो गई आप कहाँ के रेसिडेंट हैं, और दूसरी चीज हो गई DSCN। रेसिडेंट का मतलब ये होता है, समझा देगा, रेसिडेंट का मतलब होता है कि आप यहीं पैदा हुए, यहीं के ओरिजिन थे, और दूसरा मतलब ये होता है कि अगर आपके कोई माता पिता में से जो यहाँ पैदा हुआ विदेश में चला गया या विदेश से यहाँ पे रहने लगा, दोनों में से कोई एक भारतीय परिवेश का है, भारतीय हुआ, तो ऐसे लोग जो होते हैं जो भारत में पैदा होकर भारत छोड़ जाते हैं या बाहर से आके यहाँ की नागरिकता लेते हैं, उनको डिसेंट होते हैं, समझ गया? तो ऐसे लोगों के लिए आप नौकरी की बात नहीं, सबसे डिफिकल्ट चीज तो यही है। इसमें एक सेक्शन आता है 4A और आता है 16 4B। इसको अगर हिंदी में लिखें तो मार्कर क्या ये दोनों दिए? देखिए 16(4) का ये अंदर जो संशोधन किया गया, वो संशोधन ये बताता है कि SC ST और OBC के लिए नौकरी के प्रावधान जो है उसमें कोई भी आरक्षण दिया जा सकता है। अब आप एक चीज, अभी तक हमारा जो संविधान है यानी कि मौलिक अधिकार है वो शुरू से एक ही बात समानता
लेकिन हमने यहाँ समानता की नीचे वाला हम तो कह रहे नहीं भैया महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, विकलांगों को, जिसको भी लगता है हमें नहीं चाहिए, ठीक है। महिला बच्चे और विकलांग हैं उनको तो हम रिजर्वेशन और बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है कि हमारे जब भी सेक्शन यानी कि आर्टिकल पढ़े जाते हैं तो ऐसे आर्टिकल यूपीएससी ज़्यादातर आपसे पूछेगा जिनमें कोई भी चेंजेस हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि मूल संविधान तो पढ़ के समझ लो, लेकिन अगर संशोधन संविधान के अंदर हुआ है तो उसकी कोई कहानी है। और इन दोनों संविधान के संशोधन जो है उसकी आप उसमें ईयर देखिए, शायद एक का 77 होगा, 77 का नहीं है, और एक कमिटमेंट हो रहा है। हाँ पीछे हाँ ऐसे भी होगा था। अब पढ़ो भैया, कोई 16/4 का उसको समझाया आपको ऐसे बताइए, बड़ी साहब को पढ़ेगा है बोले हैं नहीं है। हाँ इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिमाणिक श्रेष्ठता सहित उन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए प्रबंध करने से निवारित नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अपने चीज की बात करेंगे, सिद्ध हो गया संविधान पदों पर प्रमोशन की बात करेंगे, क्या प्रमोशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कौन कहता है? प्रमोशन होना चाहते हैं। अब दूसरी चीज एक और समस्या आई कि अब ये देखा गया कि मान के चलो हमने 100 सीटें निकाली एग्जाम, उसमें से 49 अब ये भी तो दुर्भाग्य है भारत का कि उन सीटों पर पूरे उम्मीदवार या पूरे जो बच्चे होते हैं कैंडिडेट है वो एग्जाम देने हैं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। 60 मान पर लीजिए है एससी बच्चों की सीट खाली रहेगी, एसटी बच्चों की सीट खाली रहेगी, ओबीसी की खाली रहेगी, तो उसका क्या होगा बताओ? मान लो 100 सीटें हैं और 100 सीटों में से 50% जनरल की है, उसमें फाइट करो आपस में, जनरल वाले कोई, लेकिन जो रिजर्व सीटें हैं उनमें तो कैटेगरी का बच्चा आ सकता है। अभी तो रूल ये है कि आप कैटेगरी से जनरल में नहीं जाओ, जनरल से कैटेगरी में नहीं जाओ, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो कैटेगरी की सीट रिजर्व आएगा वो खाली रह गई तो क्या करेगी सरकार? सर जनरल को तो रहेगी तो एससी ज्वाइन करेगी। नहीं सर, अगर एसटी की खाली रहती है तो पहले वो एससी पे भरेंगे, एससी की खाली रहती है अपने ओबीसी पे जाएंगे, फिर ओबीसी से फिर वो जनरल पे जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये प्रावधान है, लेकिन जी सर। आपको बिल्कुल ठीक बताया। अब आप मुझे अपने स्तर से बताओ, तब भी सीट खाली रहेगी, उनको मिलाई नहीं योग्य व्यक्ति, उन्होंने देखा सारे एससी भरने के बावजूद एसटी में हमने भर दिए, हाँ। तो बिल्कुल ठीक कर लो, उसके बावजूद भी एससी की सीटें खाली रही, ओबीसी की भर दी, लेकिन तब भी 10 सीटें खाली रही। अब बैकलॉग है क्या? आपने अगर किसी ने बीटेक करा हो तो उसने एक वर्ड सुना होगा बैक लगेगी, बैकलॉग सुना है? बहुत लगेंगे सर। बैक का अर्थ ये होता है, बैक का अर्थ ये होता है कि मेरा उस सब्जेक्ट का वो विषय जो है वो खाली रहेगा, मैं उसको पार नहीं कर पाया, तो उसके लिए प्रावधान क्या है कि जब वो अगले सेमेस्टर के एग्जाम देता है तो उसको ऐड किया जाता है। यही सरकार ने सोचा और आसान काम भी यही है कि जो भी सीट खाली रह गई है उसको हम अगली वैकेंसी में ऐड कर देंगे। लेकिन समस्या ये आ गई कि बैकलॉग की सीट जैसे वो ऐड कर रहे हैं तो रिजर्वेशन का दायरा ऊपर जाता है। आप 22% की तो SC ST की सीट डालोगे, आप 27% की तो OBC की सीट डालोगे, 50% की तो जनरल रखोगे, फिर जो वैकेंसी रह गई, जो बैकलॉग हो गया, हम उसका क्या करेंगे? इस पर हो गया विवाद, ये हो गया इस पर कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व की बात है। जो कैटेगरी की उन्होंने कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं पा रही, एक तो वैसे ही 22% लोग ही इस परीक्षा में चयनित होंगे, उसमें से ही हमारी सीटें बच गई, और अगर आप जोड़ देते हो तो हमारा भला हो रहा था, लोगों ने उस पर भी सवाल उठा दिया, लोगों ने कहा नहीं ऐसे तो तुम्हारी सीटें बढ़ जाएंगी, जनरल की सीटें कम हो जाएंगी। तो इस इम्बैलेंस को क्रिएट करने के लिए यूपी के अंदर फिलहाल तो ये होता है कि बैकलॉग नाम से लोग वैकेंसी निकाल देते हैं, और कभी कभी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के नाम से भी निकाल सकते हैं, इसी को बैकलॉग नहीं समझे। बैकलॉग का मतलब, बैकलॉग का मतलब ये है कि अगर सरकार चाहे तो रिजर्व कैटेगरी की पर्टिकुलर सीट भी निकाल सकती है, और ऐसा तो दो ही कंडीशन में कर सकते हैं, जब उसके पास मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीट रहेगी, एक दो सीट भी निकालती है। और कभी आपने सरकार का नोटिफिकेशन देखा भी हो, इसमें लिख के आता है कि हमारे पास एक ही पोस्ट है, रिजर्व है, इस पर हमको एक SC उम्मीदवारी चाहिए, और लिख देते हैं 3 साल का वो भी चाहिए सर रोस्टर प्रणाली, तो ये बैकलॉग का सिस्टम है। इससे पहले क्या बैकलॉग में कर रहे थे, भर्ती जोड़ रहे थे, तो यूपी के अंदर PCS में मामला पहुंचा, PCS परीक्षा, उसमें ये कहा कि सर ऐसे तो बैकलॉग छोड़ोगे जनरल की सीटें कम होंगी, इस बार SC में सिलेक्शन 11 हो गए और जनरल वाले 100 हो गए। और समानता यहाँ पर समता का मतलब आप ये समझो कि अगर कोई 10 फीट की दीवार
दिक्कत यही हुई कि 22.5% जो है वो 22 किलोमीटर पीछे से रेस शुरू कर रहा है और उनसे जो आगे की कैटेगरी है वो 22 किलोमीटर आगे से रेस शुरू कर रहे हैं, तो पीछे वाला तो आगे ही आगे और तुम जो बोले स्प्रिंटर भी, यही दिक्कत है। इसीलिए ये दो संशोधन किए गए, एक 77वां संशोधन था और एक शायद 91st या 93rd में चेक करेगा। एक जो ये संशोधन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको एक बार चेक कर लेना, आइकन 77 था मेरे ऊपर, और एक है 93rd संशोधन। अगर अभी आप लोग संशोधन याद नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं पता आप लोगों को बताया है कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संशोधन करते कैसे। एक होते हैं सामान्य यानी कि सिंपल वाले, एक होते हैं स्पेशल यानी कि विशिष्ट संशोधन किए जाते हैं जो मेजोरिटी से होते हैं। तो अगर अभी आपको नहीं समझ में आया कि संशोधन का उपयोग क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि संविधान के अंदर चीज़ें डालना है और समय समय पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो समस्या आ रही है हमें करना है। अच्छा ये बताओ, स्वास्थ्य जो है क्या वो हमारा मौलिक अधिकार है? टाइम ये लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट सर, मतलब इतना लंबा नहीं चलेगा, बस 7-8 मिनट है। 7-8 मिनट है, तो 2 मिनट जनरल परसेप्शन लेते हैं, फिर अटेंडेंस शीट ले लेंगे। हाँ, तो राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि स्वास्थ्य आप अच्छे रहो, इसका अधिकार आपका क्या मौलिक अधिकार है कि नहीं? सर, जब दिल्ली में पोल्यूशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खुली हवा में सांस लेने का हमारा मौलिक अधिकार है। राइट टू हेल्थ जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट समय समय की टिप्पणी करता है और इन्होंने बिल्कुल सही है। भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से हर साल पटाखे को बैन लगाता है और उसी साल हम ज़्यादा पटाखे बजाते हैं। दिल्ली में जब जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है या दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन लगाया है, ठीक है, उनके पास शक्ति है अनुच्छेद 236 और अनुच्छेद 32 के तहत कि वो खुद भी संज्ञान में मामला लिए। उसी साल दिल्ली वालों ने कहा हमारे जाट की जमीन पे रोक लगा देगा, एक किला पटाखे ला दे, तो मतलब पटाखे आ गए और मुझे पटाखे हैं इतने बचे कि मेट्रो अगले दिन नहीं चली, क्योंकि मेट्रो के सामने बादल आ रहा, बादल का मतलब ये इतना धुआं रहा सुबह कि मेट्रो के लिए रास्ता क्लियर नहीं था, लोग आते जाते टकराने लगे, एक्सीडेंट होना शुरू हो गए। तो तब सुप्रीम कोर्ट को ये वर्डिक्ट में कहना पड़ा कि भैया स्वास्थ्य एक अच्छा है और इस पर और भी केस पड़े, इसको आप नीचे कर सकते हो। अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठ कर सिगरेट पीता है तो पब्लिक का जो है ना उसको कोई तरीका कैसे टोक देते हो, भगा देते हो, अरे ये पार्क तो मेरी है, सार्वजनिक है, मुझे तो अनुच्छेद 15 लोग के खा के अधिकार मिला है, तो ये बैठूंगा और यहाँ बैठ सिगरेट पीते हो तू भी पी, लेकिन आप कहते नहीं मुझे दूसरा नहीं, और दूसरी बात ये इससे हेल्थ पर स्वास्थ्य पर पड़े। तो कोर्ट ने कई बार व्याख्या करी राइट टू हेल्थ और राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अगर चैप्टर आप अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन आप नहीं तो ये समझ लीजिए कि आगे ज़्यादा संविधान को आपको समझना, इससे ज़्यादा संविधान के अंदर कुछ नहीं हो पा रहा। आज भी हमारे देश के अंदर संविधान को एडमिशन के लिए भैया उधर इधर एडमिशन नहीं होता, एक आपको काउंटर के बाहर तो लगाओ चार्ट नहीं तो फिर इधर का एंटर दोबारा निकल जाओ तो आएगा। तो फिलहाल अब हमारे देश के अंदर आप अभी देखो तो मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ करने की बहुत कोशिश होती है, लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी राज्य को नकारात्मक न्याय करने से होती है। और डीपी अगर एक सवाल आया यूपीएससी में आपको पूछता हूँ, आप बताइए कि भाग 3 और 4 में से कौन से राजनीतिक दायित्व की पूर्ति करते हैं? ध्यान सुनना पहले मुझसे, मौलिक अधिकार या फिर हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है उन दोनों में से कौन राज्य के राजनीतिक विचारों की पूर्ति करते हैं या फिर योजनाओं की पूर्ति करते हैं? सर भाग 4 भाग 4 भाग 4 भाग 3 किसने बोला? ताकत है कभी भी हो जाता है ऐसा है। देखो अच्छा कोई बात, लेकिन ये लोग ठीक बताया इसमें जस्टिफाई करें। अब दूसरा सवाल आता है कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति कौन करता है? डीपीएसपी। इसको आप ध्यान से यूपीएससी को देखिए सर, मौलिक कर्तव्य हमारे किसी सरकार के राजनीतिक दायित्वों का पूर्ति क्या है? कर्तव्य नहीं, मैं नीति निर्देशक तत्व और आपके मौलिक अधिकार के बीच में बता रहा हूं। सर आपके पहले वाले क्वेश्चन की जो आपने लैंग्वेज बोली थी उसके अकॉर्डिंग मौलिक कर्तव्य फिट नहीं बैठ रहे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। जी सर। मेरा मतलब ये कि राजनीतिक दायित्व या राजनीतिक जो एजेंडा होता है सरकार का, वो भाग 3 पूर्ति करता है या भाग 4 पूर्ति करता है? तो भाग 3 पूर्ति करता है। पहली बात मुझे ये बताओ, आप खुद ही दिमाग लगाओ कि अनुच्छेद 12 एक तो मौलिक अधिकार में आता जी है सर। और सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार की अवहेलना या कोई नियम लाना या उसके विरुद्ध जाना हम किसको क्रॉस चेक करते हैं? सरकार
सरकार को, तो राजनीतिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए भाग 3 में आते हैं और सामाजिक एवं आर्थिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए DPSP नहीं बनाते हैं। सर, मैंने ऐसा लॉजिक लगाया था कि जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो बताती है कि हमारा एजेंडा क्या है, उसके लिए फिर वो योजना लाती है और योजना हमारी नीति निर्देशक तत्व से इंस्पायर होती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पीछे कारण जी है सर। कि जो भी राज्य की नीति बनती है, क्या उसका उद्देश्य उसकी राजनीतिक योजना लाने के लिए तो होता है, परंतु DPSP जो है उसको बोला जाता है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब समझते हो, कल्याणकारी योजना। जी सर। और कल्याणकारी किसके लिए है? उसका उद्देश्य क्या है? जनता समाज के के लिए। तो उसके लिए समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के अंदर समानताएं बनाने के लिए DPSP, जबकि मौलिक अधिकार किसी का राजनीतिक उद्देश्य पूरा होता है। इसका एक और उदाहरण ये है, जी जब सर। इमरजेंसी लगती है जी सर। तो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे अनुच्छेद खत्म कर दिए जाते हैं, जी लेकिन सर। अनुच्छेद 20 और 21 नहीं होता, जी सर। क्योंकि वो पॉलिटिकल एजेंडा पूरा होने से रोकता है। अगर उसको भी उन्होंने खत्म कर लिया तो राजनीतिक पार्टी ने आपकी सोच पे कब्जा कर लिया। इसीलिए और अनुच्छेद 20 और 21 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 20 के अंदर आप पढ़ोगे तो कोई भी व्यक्ति का जो ट्रायल होता है, यानी उसको पकड़ा जाएगा, तो क्या करते हैं, जब इमरजेंसी होता है तो ज़्यादातर सरकारें किसी भी व्यक्ति को जो नेता बनने की कोशिश करता है उसको उठाए लेते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 के अंदर 3 प्रावधान है। वो ये बताते हैं कि आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे में स्पष्ट करोगे आपने क्यों है, आप कड़ी लगाओ तो बताओ, उसके बाद उसका वकील होना चाहिए, और 21 निष्ठा का अधिकार है कि आप कहीं भी अपनी निष्ठा, अपनी प्राइवेसी को डिफेंड कर सकते हो। तो ये दोनों अनुच्छेद जो है वो आपातकाल की स्थिति में भी खत्म नहीं होते हैं कभी भी, बाकी सारे अनुच्छेद खत्म हो जाते हैं। इस वजह से राजनीतिक दायित्व की पूर्ति ना कर पाए सरकार, तो भाग 3 की इम्पोर्टेंस ऐसे याद रखो। जी सर, कोई दिक्कत? अब क्लियर हो गया सर। अब बंद कर दीजिए। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों को नहीं समझ में आता हो बता सकते हो किसी बात में। अगर किसी को ना समझ में आता हो, लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन, अरे आप एग्जाम्पल टच करिए। तो बता सकता है, कमेंट क्रिटिसाइज